नमस्कार आदरणीय कुठियाला जी, अन्य बंधु भगिनी एंड और मित्रवर प्रदीप जी। अच्छा लगा मुझे कि पंचनद शोध संस्थान जैसे प्रखर बौद्धिक और वैचारिक संगठन के जो लोग हैं, जो स्वयं में कुलपति, उपकुलपति, तमाम बड़े बड़े दायित्वों को जिन्होंने निर्वाह किया है, उनके साथ बैठ के ये विचार करेंगे। वास्तव में आवश्यकता भी इसी की है, क्योंकि पराली खेती की समस्या नहीं है। पराली खेती की समस्या नहीं है, ये तकनीक की भी समस्या नहीं है, ये एक साभ्यतिक सिविलाइजेशनल क्राइसिस का सिम्टम है। ये अपने आप में समस्या नहीं है, ये अपने आप में रोग नहीं है, ये रोग का एक लक्षण है। और ये साभ्यतिक संकट है, रोग साभ्यतिक है। हम हरित क्रांति को जानते हैं। हरित क्रांति भारत में शुरू की गई थी भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाने के लिए। अब ये खाद्य सुरक्षा जो है, ये बड़ा विचित्र शब्द है। हमने खाद्य सुरक्षा के नाम पे क्या किया कि हमने माना कि ये जो खाद्य सुरक्षा है, ये इसका अर्थ है कि सरकार के कुछ गोदाम भर जाए तो वो देश को खाद्य सुरक्षा देगी। हमने गेहूं और धान से देश के गोदाम भरने शुरू किए। देश के गोदाम भरे भी, हमें एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन की दुकान, तो राशन की दुकान पर लोगों को गेहूं मिलने लगा, गेहूं की चिंता हो गई। ये शिप टू माउथ ऐसा वो कहा जाता है, ये देश की एक स्थिति थी। तो उस स्थिति से बाहर आने में देश को सहायता हुई हरित क्रांति के कारण। थोड़ा सा हम पीछे जाके भी देखेंगे, क्या इस देश में हमेशा से अन्न का संकट था? इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तो अकाल से मौतें हुई, तो क्या अकाल हमेशा से इस देश में रहे? अकाल अगर रहे हमेशा तो क्या हम अकाल आए होंगे, पर क्या अकाल आने से मौत हुई? क्या अकाल आने से जो है वो जिसको कहना चाहिए कि लोगों का नाश हुआ, लोगों की जानें गई? लेकिन वो ध्यान में आता है कि वो नहीं हुआ। इस पूरे विषय में हमें देखना ये चाहिए कि ये जो अकाल की फिनोमिना आया, जिसको बारे में बड़ा फेमस बंगाल फेमिन कहते हैं लोग, और जिसकी जड़, जिसको मूल कारण माना जाता है कि फिर बाद में देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने को नहीं था, अमेरिका से PL 480 आता था, तो वो सारी बातें। मैं उन तथ्यों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझसे भी विद्वान और मुझसे भी ज्यादा अनुभवी लोग इस गोष्ठी में बैठे हैं। वास्तव में तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के फूड ग्रेन्स ना यूरोप ले जाए जाते और अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड वाले समय ना भारत से खाद्यान्न लेके जाते, तो भारत में भी अकाल पड़ता है। अकाल देश में पड़ते रहे होंगे, पर अकालों को प्रबंध करने का, अकाल मतलब बारिश नहीं हुई तो अकाल है, तो पर अकाल के कारण दुर्भिक्ष होना, लोग भूख से मरना, ये नहीं होता था। तो हमारे अनेक ग्रंथों का, अनेक इतिहास की पुस्तकों का उद्धरण है, और जिसमें पता लगता है कि देश में अकाल होने पर भी, बारिश न होने पर भी लोग भूखे नहीं मरते थे। ये एक बात है। तो फिर अब जब आए तो अब हम कहाँ भूल गए उस परंपरा को? तो उसका कारण यह है कि बहुत चीजें जो राजनीति इसको कहते हैं, तकनीक की भी राजनीति होती है। तो कुछ ऐसा ही हमें उस समय रहा, और हम आजाद हुए थे, तो नए नए आजाद हुए तो हमने उस समय कहना शुरू किया भाखड़ा नंगल डैम, नागार्जुन डैम, ये जो है ये आधुनिक भारत के मंदिर है।
टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहना शुरू किया। हमने खाद बनाने का, यूरिया खाद बनाने का कारखाने को कहा यह टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। हमने भिलाई के स्टील इस्पात जो कारखाना था उसको कहा यह टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमारे यहाँ परिभाषाएं बदल गई उस समय। तो हम तकनीक के बहुत उस समय पूरे का पूरा जो विचार था, जो एक हमारे यहाँ उस समय योजना आयोग होता था, वो जिस प्रकार से चलता था उस प्रकार से ही उसके कहना चाहिए प्राकृतिक रूप से ही ये उसका एक फलीभूत था कि हमने एक खास तरह के पैकेज में ही, एग्रीकल्चर पैकेज में ही फूड सिक्योरिटी को देखने की कोशिश की। अब ये जो फूड सिक्योरिटी को देखने की कल्पना थी, तो ये फूड सिक्योरिटी की कल्पना मूल रूप से गलत कल्पना थी। ये कल्पना ऐसी थी जो रिडक्शनिस्ट थी, ये कल्पना ऐसी थी जो अप्राकृतिक थी, ये कल्पना ऐसी थी जो ज्यादा समय तक वहनीय नहीं थी, सस्टेनेबल नहीं थी। और वो कल्पना जो है 68 में आप मान के चलिए, या 71-2 तक आप मान के चलिए, हरित क्रांति को देश में स्थापित किया गया। और 1986 आते आते हरित क्रांति की चमक में दरारें आनी शुरू हो गई थी। 1990 के आसपास देश में आत्महत्याओं की बात शुरू हो गई थी, किसानों पे कर्जा था। और देखा जाए तो मिड 90s में तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई थी। कई शोध निबंध लिखे जा चुके थे, कई पीएचडीज हो चुकी थी, और कई विद्वानों ने बात बोलनी शुरू कर दी थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की चमक तो उसके जन्म के 20 साल के अंदर ही चली गई थी, पर फिर भी हम उसी के पीछे पड़े रहे, हमने उसी में ढूंढा, क्योंकि उसमें बहुत लोचा था। तो इसलिए हमने हरित क्रांति को ही केंद्र में रखा, और धान और गेहूं, ये दो फसलों में ही देश की फूड सिक्योरिटी को देखा। हम तमाम लोग जो हैं, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, रसोई से हम सबका वास्ता पड़ता है, रसोई में जाते होंगे रोज, तो देखते होंगे रसोई में जिसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, घर में जब खाना बनता है तो घर में खाली गेहूं और चावल पका के तो खाना नहीं खाया जा सकता। तो सब्जी चाहिए तो सब्जी में कोई 5-10 तरह के मसाले चाहिए होंगे। और देखा जाए तो घर के अंदर जितने प्रकार के डिब्बियां हैं, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी की रसोई के अंदर छोटी सी एक कोठड़ी थी, उसका रसोई का स्टोर था एक तरह का। तो मुझे ध्यान था उसी में कोई 80-85 प्रकार की डिब्बियां थी छोटी छोटी, उसमें कई प्रकार के मसाले रहते थे। आजकल तो वो ब्रांडेड मसाले आ गए, तो वो डिब्बी एक हो गई उसकी जगह, नहीं तो अन्यथा पहले खड़े मसाले होते थे, खुद पीसने पड़ते थे, तो ज्यादा थे। तो क्या ये जो 100 प्रकार के मसाले हैं, 100 प्रकार की चीजें हैं जो भोजन में डलती हैं, चाहे वो एक चुटकी डले हींग की, या वो 1 चम्मच डले जीरे का, या 1 चम्मच डले हल्दी का। आज शाम की सब्जी आप जो खाने वाले हैं उसमें हमारी जो बहनें यहाँ हैं वो खाने में हल्दी या जीरा ना डाले, भाई 1 चम्मच ही डाल दे। फूड सिक्योरिटी तो गेहूं और चावल पर ही है, तो पता लग जाएगा तुरंत, घर वाले कहेंगे अरे भैया स्वाद नहीं आया, खुशबू नहीं आई, रंग नहीं आया, तमाम चीजें होंगी। तो फूड सिक्योरिटी की बड़ी रिडक्शनिस्ट एक हमने बना दी एक परिभाषा। वो इमरजेंसी अगर थी भी तो इमरजेंसी के लिए 2-4-5 साल 10 साल तक तो चलाई जा सकती थी, पर हमने उसी को स्थापित कर दिया, प्रस्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। ये हमारी गलती थी। अब ये गेहूं और चावल में जब है तो पंजाब में गेहूं धान उगाना शुरू किया। तो धान जब पंजाब में उगाते थे हम, तो वो कहा जाए तो पंजाब तो धान का क्षेत्र नहीं है प्राकृतिक रूप से। तो धान पहले आप नहरों के पानी से करते रहे, फिर आपने एक क्षेत्र बढ़ा दिया। अब आपने एक क्षेत्र बढ़ा दिया तो देखा जाए तो पहले पंजाब के अंदर धान बहुत ही सीमित क्षेत्र में था, फिर वो बढ़ता गया। तो पूरी कपास की पट्टी जो है, इसको दक्षिण पंजाब मालवा क्षेत्र कहते हैं, जो पटियाला से सटे हुए भवानीगढ़ से शुरू होके संगरूर है, मलेरकोटला है, बरनाला है, मानसा है, बठिंडा है, मोगा है, फिरोजपुर है, फरीदकोट है, मुक्तसर है, अबोहर फाजिलका तक, ये तमाम जो क्षेत्र है मालवे का, इसमें से बड़ा क्षेत्र जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कपास की पट्टी थी। तो कपास होती थी, पानी था ही नहीं वहां,
तो कपास बारिश के साथ हो जाती थी, बहुत नाममात्र के पानी के साथ होती थी। और यहीं पर मिलेट्स भी होते थे, मोटे अनाज। आजकल प्रधानमंत्री जी जिनको खूब कह रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, वो भी इसी क्षेत्र में, वो पूरे पंजाब में होते थे, पर यहाँ ज्यादा होते थे। लेकिन हमने धीरे धीरे फूड सिक्योरिटी बनाई, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब को हर वर्ष जो कहा कि अपना जो है वो लक्ष्य बढ़ाओ, जो अन्य देश को ये सेंट्रल पूल में जो आपने ध्यान देना। तो पंजाब वालों को भी एक मिथ्या अहंकार जागा, क्योंकि अब सेंट्रल पूल में हम तो 45%, 55%, 60% देते हैं, तो उस चक्कर में वो भी एक कहना चाहिए एक रॉ में बह गए। और इससे क्या हुआ कि धान जो है वो पंजाब की मुख्य फसल बन गया। जब मुख्य फसल बन गया धान और फिर गेहूं अगले सीजन में, तो क्या है कि इन दोनों ने, ये दोनों खूब न्यूट्रिएंट्स को जमीन से निकालते हैं, एक बात। दूसरा, इन दोनों के बीच समय की वो चाहिए, एक गैप चाहिए। अब क्या हुआ कि पहले गेहूं कटता था अप्रैल में, और किसान मई से धान बोते, बिजाई करते थे। तो जो अप्रैल एंड में, मई में बोते थे, तो फिर वो ढंग से वो सितंबर के शुरू में, मिड सितंबर तक काट लेते थे। लेकिन इसके लिए पानी बहुत लगता था, पूरा पंजाब एक झील बना दिया जाता था। तो वो जो इतना पानी निकालते थे नीचे से, तो उसने पंजाब का पानी नीचे जाना शुरू हुआ। तो पंजाब का पानी देखा जाए, अगर पंजाब का नक्शा देखें अगर आप, तो पंजाब के नक्शे में जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, जिसको शिवालिक का पहाड़ियां कह सकते हैं, उसको कंडी कहते हैं, जिसमें पंजाब का रोपड़ जिला, नवांशहर, होशियारपुर, पठानकोट, ये जिले पड़ते हैं उसमें। थोड़ा सा मोहाली भी नया जिला बन गया, तो मोहाली के भी इलाका पड़ता है। तो इस क्षेत्र में जो है ये नीम पहाड़ी इलाका है, अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसके अंदर बोरवेल नहीं हो सकता। बोरवेल नहीं हो सकता तो वो व्हाइट जोन है। दूसरा व्हाइट जोन है पंजाब के दूसरे छोर पे, वो राजस्थान से सटा हुआ है, वो अबोहर है, फाजिल का है, मुक्तसर का, गिद्धड़वा, मलोट है, वो थोड़ा सा बठिंडे का एरिया है। वहां का नीचे का पानी बहुत ज्यादा क्षारीय है, वो प्रयोग करने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, खेती में लगाने योग्य नहीं है। वो निकाल तो लेंगे आप, पर वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। तो ये जहां का आप निकाल नहीं सकते वो कंडी का एरिया, और जहां का निकाल सकते हैं पर किसी भी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, वो दक्षिण पश्चिमी पंजाब की पट्टी। इन दोनों को छोड़ दें, दो पट्टियों को, तो बीच के सारा पंजाब, जिसका पानी अच्छा था, मीठा था, उपयोगी हो सकता था, सारा पानी हमने निकाल लिया। और पंजाब हैज वर्चुअली बिकम द लैंड ऑफ डार्क जोन्स। डार्क जोन यानी कि ये जियोलॉजी की, ज्योग्राफी की एक वो है, टर्म है कि नीचे का पानी जहां आपने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया हो, नीचे पानी कम जाता, वो डार्क जोन है। तो धीरे धीरे डेफिसिट होता है। हर साल अगर नेचुरल रिचार्ज 100 लीटर होता है और आप निकाल 125, 150 लीटर है, 200 लीटर है, तो वो नीचे पानी जाता जाएगा। तो इसलिए जो पानी पंजाब के इस पूरे क्षेत्र में कभी 50-60 फीट पर था, 80 फीट पे था, धीरे धीरे वो 400 फीट, 500 फीट, 1000 फीट तक पहुंच गया। आज पंजाब में 1000 फीट तक पानी मिलता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप थे वो बाहर हो गए, अब सबमर्सिबल पंप ही चलेगा। और पंजाब देश का पहला प्रांत बना जिसमें विलेज फॉर सेल, गांव बिकाऊ है, ये अनाउंस किया गया। पूरा गांव बिका हुआ है, पूरा गांव दिवालिया है, पैसा नहीं है गांव, इतना करा। गांव की एक एक इंच जमीन गिरवी है, कर्जे में है। क्यों भाई? क्योंकि पानी का संकट है, पानी बहुत नीचे चला गया, या टेल एंड पे है, नीचे का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहर का पानी मिलता नहीं है, तो वो गांव जो है वो धीरे उसकी आर्थिकता खत्म होती गई, खेती उसकी वाइबल नहीं रही, और धीरे धीरे वो बिकाऊ होने पे, कंगाल होने की नौबत पे आ गया। तो गांव का नाम था हरकिशनपुरा, जिला था बठिंडा, वर्ष था 2002। 2005 में एक दूसरा जिला मानसा, गांव मलसिंह वाला, वो बिकाऊ घोषित हुआ। 2010 में तीसरा गांव संधारसी, वो पटियाला जिला है,
ये डेराबसी के बगल में पड़ता है एक तरह का गांव, वो हो गया। फिर फाजिलका के कुछ गांव हुए। तो अलग अलग साल में अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों ने अपने आप को खुद को दिवालिया घोषित किया पानी के संकट के कारण। संकट कौन था? पानी का संकट था। ये हम खुशहाली लाए और हमने नीचे का पानी खूब उलीचा। पराली पे आता हूं, पर पराली आइसोलेशन में नहीं विचार किया जा सकता उसका, क्योंकि पराली अपने आप में संकट नहीं है, वो एक व्यापक संकट का सिम्टम है। तो फिर नीचे का पानी जब आपने खूब निकाला, तो नीचे के पानी के साथ आपने निकाले हैवी मेटल्स, जो धरती ने, प्रकृति ने नीचे डाल दिए थे 400-500 फीट पे, 1000 फीट पे। वो हैवी मेटल आप निकाल निकाल के आप छत के आप ले आए, उसके अपना जमीन के ऊपर ले आए। अब जमीन पर ऊपर ले आए तो फिर वो आपकी गेहूं और धान में है, वो आपकी सब्जियों में है, वो अलग अलग चीजें में है, वो आपकी फूड चेन में है और आपके शरीर में भी है। इसलिए पंजाब में बहुत बड़ी जगह बच्चों के खून में, बच्चों के बालों में जो है वो यूरेनियम पाया गया। ठीक है जी। तो उसे अलग एक तबाही की एक नई इबारत लिखी, वो अलग विषय है। तो हम फिर वापस अब पराली पे आएंगे। तो इस भूमिका के साथ हम पराली वाला जो विषय पानी नीचे से निकालना पड़ता था, जब नीचे चला गया तो सरकार ने कहा कि 5 जून से पहले कोई जो है वो बिजाई नहीं करेगा। तो पहले 5 जून डेट फिक्स की गई, तो किसानों ने मान ली 5 जून। फिर उसको कहा नहीं 5 नहीं, अब ये 10 होगी, फिर 10 कर दी अगले साल। करते करते वो 3 साल में, 4 साल में वो 25 तारीख तक लाया कि 25 जून से पहले इसकी बिजाई नहीं हो सकती। उसका फर्क पड़ा, वाटर लेवल थोड़ा ऊपर भी आया वाटर लेवल ऊपर, पर एक टेम्परेरी था। तो जब वाटर लेवल ऊपर आया तो लोगों ने तालियां बजाई, जिन लोगों ने सुझाव दिए कि बहुत बढ़िया, समाधान हो गया, समाधान हो गया, हो गया। अब जब 25 जून को आपने धान की बिजाई की तो वो कटा जाके अक्टूबर में। अब अक्टूबर में कटा, अक्टूबर के अंत में तक आपने गेहूं भी बीजना है, तो अक्टूबर के मध्य में कटा और बीजना है, तो ये बिजाई, कटाई और बिजाई के बीच का जो समय था वो सुकड़ के कुछ दिनों का रह गया, हफ्तों से वो दिनों में रह गया। ठीक है, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, कोई किसी किसी को 2 हफ्ते मिले हुए, पर उसमें वो सब सिमटाना है, बाहर निकालना है, बिजाई करनी है, सब है। तो फिर शुरू हुआ आग लगाना। तो आपने एक समस्या का समाधान किया, दूसरी आ गई, तो अब वो अब आग लगना शुरू हुआ। तो पहले थोड़ी जगह लगती थी, लोगों को संकोच था, लोग धरती को मां मानते थे। तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, मां कुछ नहीं है भैया, बस मिट्टी मिट्टी है, जमीन जमीन है, खेत खेत है, इसको आग लगाओ। तो फिर वो आग लगानी शुरू हुई। अब इसकी जड़ के पीछे एक और कारण भी है। एक समय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्या देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालय, वो अपनी अपनी जो रिकमेंडेशन की पुस्तिका छापते हैं वर्ष में 1 बार 2 बार, तो उसमें प्यूपा, कीटों के वो जो अंडे के बाद की प्यूपा की जब स्टेज रहती है, उसकी जब वो कैटरपिलर के बाद की जो स्टेज रहती है, तो उसको प्यूपा कहते हैं। तो प्यूपा खेत में पड़े होते हैं, उसी में से पतंगे निकलते हैं। तो प्यूपा जल जाएंगे तो खेत को आग लगाओ, ये तो यूनिवर्सिटी ने कभी कहा था। तो अब ऐसा कुछ घालमेल हुआ कि इधर गेहूं की बात, गेहूं बिजाई का विषय, उधर सरकार, यूनिवर्सिटी ने भी कभी कहा था आग लगाना आसान था, मिट्टी में मिलाना कठिन था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, और वो आग लगानी शुरू हो गई। अब ये बड़े पैमाने पे आग लगनी शुरू हुई। तो मूल रूप से आपने धान उगाना शुरू किया फूड सिक्योरिटी देश को देने के लिए, और उससे ये विषय बढ़ते 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 यहां तक आ गया। ये एक पक्ष है। दूसरा, इसमें फिर जब आग लगनी शुरू हुई तो लोगों ने समाधान निकाला। तो लोगों ने जो है वो हैप्पी सीडर से लेके तमाम बड़ी बड़ी मशीनें। दूसरा क्या है कि जो लोग हाथ से कटाई करते थे वो फिर भी आग नहीं लगाते थे। तो फिर ये हार्वेस्टर कंबाइन आई, हार्वेस्टर कंबाइन आई, तो हार्वेस्टर कंबाइन मशीनीकरण दूसरा विषय है। हार्वेस्टर कंबाइन आई तो वो लगभग 8-8 जो इंच, 10-10 इंच जो है, वो कुछ जगह और 15-16 इंच तक भी, वो उसके नीचे की जो टुकड़े हैं उसको छोड़ देता था। तो उसका क्या करना, तो फिर आग लगनी शुरू हुई। तो ऐसे हैप्पी सीडर भी लाया गया, तमाम तरह की मशीनें लाई गई। मशीनों से समाधान नहीं होता। एक गोष्ठी शुरू होने से पहले एक अनौपचारिक चर्चा में कोई डॉक्टर साहब को कह रहे थे, प्रदीप जी को,
मशीनों की बात हो रही थी। सबसे ज्यादा मशीनें संगरूर जिले में सरकार ने दी और सबसे ज्यादा आग संगरूर जिले में लगी। मशीनों में समाधान नहीं है, ये स्पष्ट मानिए पहली बात। क्योंकि मशीन तो उसी मानसिकता का अंग है, उसी मानसिकता का विस्तार है, उसी एटीट्यूड का, उसी बिहेवियर का विस्तार है जो कहता है मुझे समय बचाना है, मुझे ड्रजरी, ये बड़े बड़े विचित्र शब्द आए हैं, यूरोपियन जो कॉन्सेप्ट आए हैं ना, वो इसीलिए मैं किसी मित्र को यहाँ कह रहा था, इसमें एक एक शब्द में बड़े बहुत बड़ा खतरा है इसमें। तो ड्रजरी को, रिडक्शन ऑफ ड्रजरी करेंगे हम जी, तो भैया परिश्रम को कम करने में उसको ड्रजरी बता दिया आपने, शोषण जैसा जोड़ दिया शब्द ऐसा भारी भरकम, तो क्या हुआ कि उस चक्कर में अपनी मशीनें ले आए, तो मशीनों से सारा कुछ होना है। तो फिर ये एक समय एक संकट के ऊपर, एक समस्या के ऊपर दूसरी समस्या की परत आती रही, तो एक के ऊपर एक परत दर परत समस्याएं ही चढ़ती गई, तो एक समस्याओं का बड़ा अंबार बन गया। इसका समाधान नहीं दिखता था जल्दी से। समाधान कहाँ निकला? तो समाधान उन लोगों ने निकाला जो इस पूरे पैराडाइम को, इस पूरे ताने बाने को, खेती के इस पूरे प्रतिमान को जिन लोगों ने छोड़ दिया, जो प्रतिमान से बाहर चले गए, उन्होंने समाधान निकाला। अन्यथा आप कहेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के माइंडसेट में, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके पैकेज को फॉलो भी करेंगे और फिर आप कहेंगे कि आग भी ना लगे, पानी भी बचे, मिट्टी भी बचे, ये नहीं हो सकता। ये आपको तय करना है कि आप धरती को, मिट्टी को, वातावरण को, पानी का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले, उसका शोषण करने वाले मॉडल को अगर स्वीकार करना है, तो आप कहेंगे इसमें समाधान निकले, तो ये आपस में कंट्राडिक्टरी बातें, ये चल नहीं सकती। साल 2 साल कहीं इधर उधर हो जाए, छोटा मोटा हो जाए, ये लंबा चल नहीं सकता, और कहीं नहीं चला, सब जगह टूट गया वो काम। तो ये जो पराली वाला मुद्दा था उस समय, ये करते हुए हुआ ये कि ये जो किसानों को हमने फिर कहा, डराया कि किसान दोषी है, किसान दोषी है। ये अन्नदाता को लोगों ने गालियां देनी शुरू की, अन्नदाता थोड़ी ना जहर दाता है, आग लगा रहा है, लोग मर भी रहे हैं। तो वो हुआ। अभी क्यों हुआ? देखिए, किसान भी इसी समाज का अंग है, तो जो समाज में चलेगा किसान उसी को फॉलो करता है, किसान उसी का अनुसरण करता है। ये जो गीता में कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है ना कि जैसे श्रेष्ठ जन व्यवहार करते हैं वैसे ही आम जन उनका अनुसरण करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, सरकार ने जो स्थापित किया प्रतिमान, जो प्रतिष्ठा दी, तो किसको प्रतिष्ठा दी कि ये कोई किसान है, ये किसान बहुत अच्छा यील्ड निकालता है, बहुत बढ़िया, ये इसका उत्पादन बहुत बढ़िया खेत में होता है, तो उसको प्रतिष्ठित किया। मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बिठाया, फोटो छापी उसकी, वो ट्रैक्टर पे बैठा है और वो अपनी मूंछों को ऐसे करके कह रहा है, तो आपने उसकी फोटो छापी, उसको प्रतिष्ठित किया। तो आपने अधिक मशीनीकरण करने वाले और रासायनिकरण से ज्यादा उत्पादन निकालने वाले, ज्यादा मुनाफा कमाने वाले जो किसान है, आपने उनको प्रतिष्ठापित किया। और उससे फिर ऐसा हुआ कि धरती की चिंता करने वाले के, तो अब आपने पिछले 5-7 साल में ये सब हुआ है, तो पहले तो 30 साल वही चलता रहा ना। अब तो जब समस्या बढ़ गई, अब लगा नहीं, धरती को बचाने वाला किसान ढूंढ के लाओ, अब उसको गले में हाथ डालते हैं। पहले कि कहाँ पूछा आपने? पहले तो आपने जो धरती को बिल्कुल उसका अत्याचार करे, उस पर उसको मारे, आपने उसको खूब इज्जत दी है पहले आपने। तो मूल्य विहीनता, ये वैल्यूज, ये मूल्य विहीनता जो है, ये पूरी के पूरे हमारे समाज में स्थापित की गई। तो समाज कहिए, खेती का विशेष समाज कहिए, जो भी कहिए उसमें, तो ये वैल्यूज जो होती हैं कि नहीं, धरती मेरी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं, तो मुझे कुछ संवेदना पूर्वक सोचना है, उसके लिए हमने गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। तो फिर हमने वो जो मूल्य विहीन थी उसमें चीजें, और हमने फिर पैसे की बात ही की, और हमने ये भी कहा, अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ थोड़ा कठोर हो सकता है, लोग क्षमा करेंगे,
तो उसमें वैसा हुआ कि हमने बहुत पैसे वाले को, हमने फोर्ब्स मैगजीन हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा, उसकी फोटो छपनी, उसके बारे में छपनी, दुनिया के 10 अमीर, दुनिया के 100 अमीर, भारत के 10 अमीर, भारत के 100 अमीर। तो आपने पूरा समाज का चर्चा का परिप्रेक्ष्य ही अपने कहीं धन कमाने की ओर जोड़ दिया। अरे भाई, वो धन किन मूल्यों पर कमा रहा है, कितना समाज पे अत्याचार कर रहा है, कितना प्रकृति का संरक्षण कर रहा है, संस्कृति का क्या संरक्षण कर रहा है, ये सब तो बातें कहीं थी नहीं। और जिसको कहा जाता है धर्म, वो धर्म का कितना पालन कर रहा है। जिस धर्म को कृष्ण कहते थे, या जिसको मनुस्मृति ने जो कहा, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इस धर्म की का पालन करने वाला कौन व्यक्ति है जो सबसे अमीर बना? तो वो तो आपने कहा हाँ, इसकी नेट वर्थ, इसके पास 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने उनको इज्जत दी। तो जब वो 5 लाख करोड़ 50,000 करोड़ को किया, तो किसान जो था उसके आया मेरे पास वो 2-4 लाख की, 10 लाख 20 लाख की है, तो फिर वो क्यों पीछे रहेगा, पर वो भी उसी जगह जाएगा। तो पूरे का पूरा नरेटिव जो है, इसलिए मैंने कहा ये सभ्यता का संकट है। दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ वाइडर सिविलाइजेशनल क्राइसिस। तो जब हमने कहा कि हमने सड़कें चौड़ी करनी, हमने घर बनाने हैं, नगर बनाने हैं, यूनिवर्सिटियां बनानी है, बस स्टैंड बनाने हैं, तो हमने कहा हम जंगल काटो, तालाबों को नष्ट करो, प्रकृति पर अत्याचार करो, जो मर्जी करो आपने। तो हमने कुछ छोड़ा नहीं। अब हमने कहा कि हम तो ये जो गाड़ी है, वो कार खाली चंडीगढ़ में दिल्ली तक क्यों रहे, उस कार से तो हम वहां तक जाएंगे, अपना गंगोत्री तक जाएंगे। तो गंगोत्री तक कार में जाना है तो कार तो सड़क चौड़ी चाहिए, फिर एक कार क्यों, फिर 2 कारों को आने जाने का मार्ग होना चाहिए। फिर वहां है तो फिर वहां तो होटल भी चाहिए, होटल चाहिए तो वहां जगह तो है नहीं, पहाड़ है वहां। तो फिर कोई नहीं, पहाड़ तो क्या होगा, उसकी टो कटिंग करेंगे, टो कटिंग करेंगे। तो फिर आप टो कटिंग करते 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 करते, अच्छा छोटा मोटा पहाड़ बेचारा देवता है, तो थोड़ा बहुत बच्चे उसके छोटी मोटी उसकी थोड़ी सी ले लें तो वो सहन कर लेता। पर आपने टो कटिंग में अत्याचार का इतना वो लालच इतना बढ़ गया कि आपने बहुत कुछ काट दिए, पैर ही काट दिए पर्वत के। तो फिर जिस दिन पैर काटे उस दिन वरुणावत पहाड़ जो है उसने ऐसा सिर हिलाया कि मैं आ रहा हूँ अपनी जमीन वापस लेने, और वरुणावत पहाड़ वो जो ऊपर था वो सारे का सारा आके उत्तरकाशी के शहर में घुस गया, सब मामला हो गया। तो ये पूरे के पूरे वो सब चीजों को प्रतिष्ठित किया। तो ये उसी का फलीभूत, उसी का एक आयाम है पराली जलना। आपने तीर्थ स्थानों को पर्यटन केंद्र में बदल दिया, तो वो फिर वो वहां आ गया। अब हम आ जाएंगे सीधा कृषि के ऊपर। तो ये समाज के अंदर जो नैतिकता थी, जो मूल्य थे प्रकृति से जुड़े हुए, जो धर्म था प्रकृति के प्रति हमारा, उस धर्म वहीनता, उस धर्म के विस्मरण से समाज में एक मूल्यहीनता आई, और समाज का अंग होने के कारण किसानों ने भी उसको ग्रहण किया। मनुष्य के स्वभाव का है वो पानी नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर किसी अपने से अच्छे आदर्श ऊंचे आदर्श वाले को नहीं देखेगा, अपने से घटिया वाले आदर्श को ही देखेगा। नहीं जी, देखो जो वो ऐसा गंदा काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, जो त्याग बलिदान कर रहा है उसकी ओर देख के कोई नहीं आता ऐसा। तो इसलिए वो किसान उधर चले गए। आपने भी तो वही किया था, प्रतिष्ठित भी उनको ही किया था आपने। और सरकार का पूरा नैरेटिव, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR, आपने पूरे का पूरा सिस्टम भी वैसा ही बनाया एक बार। फिर आपने जो ये फूड सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा किया, और फूड सिक्योरिटी नेटवर्क में आपने मंडियां बनाई, गांव गांव में मंडियां बना दी, गांव गांव में सड़कें बना दी, गोदाम बना दिए, FCI बनाई आपने, पंसक बनाया आपने, जो है मार्केट बनाया, ढेर सारे आपने डिपार्टमेंट्स खड़े करके एक पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया उसको। फिर आपने कहा अच्छा इसमें यूरिया DAP पड़ता है, चलो सब्सिडी लो, खूब सब्सिडी दी। किसान कहता नहीं पानी निकालने पे बहुत खर्चा होता है, चलो बिजली फ्री, मुफ्त में बिजली फ्री ले लो, डीजल पे भी सब्सिडी ले लो। तो फिर आपने कहा अच्छा मशीन चाहिए, इसमें भी सब्सिडी ले लो। तो आपने पूरा जो राज्य का पूरा साधन था, जो धन था, आपने इस शोषण परस्त, प्रकृति का शोषण करने वाले, प्रकृति पर अत्याचार करने वाली पूरी व्यवस्था को ही प्रतिष्ठित करने के लिए, उसी को स्थापित करने के लिए आपने सारे साधन लगा दिए। आपने डिपार्टमेंट ही ऐसे बनाए, खड़े किए पूरे के पूरे। वो काम ही वो करते थे नीचे। तो इसमें किसान अकेला दोषी क्यों हो गया? ज्यादा दोषी तो राज्य है, स्टेट है,
गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटियां हैं ज्यादा दोषी, तो सरकार दोषी नजर आ, किसान दोषी नहीं है उस समय। तब ये जब सब हो गया तो ऐसे में विचार करने की बात ये थी कि भाई किसान जब आग लगाते थे तो मैं बहुत किसानों को जाके मिलते थे, हम जाके कहते थे यार क्यों आग लगा रहे हो, वो कहते थे मजबूरी है भैया, हम भी जानते हैं आग नहीं लगानी चाहिए। ऐसे बहुत किसान हमको मिले, हमारे संपर्क में आए कि जिनके खेत में ये जो टिटहिरी जो पक्षी है उनकी वो जमीन पे घोंसला बनाती है, उसके अंडे जल गए, उसके बच्चे जल गए। कुछ किसानों ने देखे, वो बड़े विचलित हुए, उसके बाद तय किया कि मैंने वो नहीं करना। सांप जल गए, वृक्ष जल गए, झोपड़ियां जल गई, ये सब। तो इन सब से कुछ कुछ किसान विचलित होते हुए उन्होंने तय किया कि आग नहीं लगानी, ये बात भी हुई। पर आग ना लगाने वाले को प्रोत्साहित करने का काम बड़ी मुश्किल से पिछले 10 वर्ष में शुरू हुआ। तो पहले आप क्या कर रहे थे, सारे लोग उधर थे ना, तो अब आपने जो क्या पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से हुए भैया, मिलके ही कांटे बोए हैं, तो फिर काटो भोगो हुआ। तो भाई इसके अब समाधान की ओर बढ़ते हुए बीच बीच में मैं कुछ चीजें जो मुझे ध्यान आएंगी मैं उनकी बातें रखता जाऊंगा जब संदर्भ उसका आएगा। तो एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ जो पूरा क्षेत्र जहां ज्यादा आग लगती है वो पूरा क्षेत्र तो पहले भैया कपास और मिलेट्स के अधीन था। तो आपने मिलेट्स को तो खरीदना बंद कर दिया, तो आपने जो बनाया फूड सिक्योरिटी वेब, तो वो जो फूड सिक्योरिटी वेब बनाया, उस फूड सिक्योरिटी वेब में आपने जिसको कहा जाए एमएसपी दी, प्रिक्योरमेंट की। तो एमएसपी भी आपने गेहूं और धान पे ही रखी ना। एमएसपी कब आप लेके गए मिलेट्स के ऊपर, आपने अनाउंस की, अरे किसी को मिली क्या, किसी को मिली नहीं। अच्छा आपने कभी खरीदा क्या, वो एमएसपी दे दी चलो, अरे कभी खरीदी नहीं सरकार ने, मिलेट्स खरीदे ही नहीं सरकार ने। तो वो हो गया उस समय। और दूसरा जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो कपास का था, ये पंजाब के अंदर, हरियाणा में भी, जींद का जिला, हिसार का, सिरसा का, मंडी डबली का एरिया, फतेहाबाद, ये पूरा इलाका, तो ये पूरा इलाका तो कपास का क्षेत्र था। तो इस कपास के क्षेत्र में कपास का संकट आना शुरू हुआ, तो उसमें फिर कैसे कैसे गड़बड़ियां हुई वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो फिर ऐसा हुआ कि जिसको कहा जाए कि कपास में पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं थी, छोटा मोटा कीड़ा लगता था। तो आपने, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समस्या कहां कहां से आई, वो बहुत रूट्स है उसके। तो आपने क्या हुआ कि नहीं, अच्छा ये पेस्टिसाइड डाल लो। तो पेस्टिसाइड को हमने एक तरह से समाधान माना कि पेस्टिसाइड जो है वो समाधान है। एक से क्षमा करेंगे, मेरे पास शोर हो रहा है, मैं जरा तो क्षमा कीजिएगा। तो आपने कीटनाशक डलवाया, तो कीटनाशक डलवाया तो वो क्या हुआ कि वो कीड़ा रेजिस्टेंट होता गया, होते होते ऐसा हो गया कि कपास की खेती चौपट हो गई। कपास की खेती चौपट हो गई तो आप किसान जो है वो धान की ओर शिफ्ट कर गया। तो उसको धान में शिफ्ट करते ध्यान में गया, ये तो बड़ा आसान है, कपास को तो चुगना पड़ता था, चुनियां लगानी पड़ती थी, बहुत संकट था। एक धान तो एक बार बीजो और बाद में पानी भर दो, बाद में जाके काटो, ठीक है। पानी क्या, पानी तो धरती के नीचे से ना, उसका कौन सा बिल आना है। बिजली लगती थी वो सरकार ने मुफ्त कर दी। तो बस वो बहुत, मतलब आप मान के चलिए ये 6-7 जिले जो है, तो लाखों एकड़ जो जमीन है वो आपने एक झटके में आपने वो कपास से धान की ओर शिफ्ट करने के लिए आपने उनको प्रोत्साहित कर दिया। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि उस पूरे विषय में ये जो है फिर पराली जलाने वाला इलाका बढ़ता गया, मैं वो ध्यान में ला रहा हूँ उस समय। तो खेती का गलत मॉडल था, तो खेती का गलत मॉडल आया, गलत फूड सिक्योरिटी के एंगल से। खेती का गलत मॉडल इसलिए भी था कि ये मशीनों पर और रसायनों पर बहुत ज्यादा केंद्रित था, बहुत ज्यादा आधारित था, उसने भी संकट खड़ा किया। तो पराली वाले विषय में अब हम अगर सीधा फोकस करेंगे, तो पराली वाले विषय में हमें ध्यान में आया कि ये
जो मैंने पहले कहा, ये मशीन का मुद्दा नहीं, तकनीक का, खेती का मुद्दा नहीं है, यह मनोविज्ञान का, मानसिकता का मुद्दा है, यह व्यवहार का मुद्दा है। और इसलिए क्या था कि इस पूरे विषय में हम लोगों ने ये पाया है, खेती विरासत मिशन से जुड़ा हुआ कोई भी किसान आग नहीं लगाता पराली। जो जो जैविक खेती करता है वो पराली को आग नहीं लगाता। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसमें कई पद्धतियां फिर निकल के आई। लोगों ने गेहूं की बिजाई जो है वो मल्चिंग के साथ करनी है। वो गेहूं की बिजाई जो है जब वो धान खड़ा हुआ उसके बीच में करनी है। तो किसानों ने स्वयं से बहुत कुछ उपाय किए, बहुत कुछ ढूंढा जो समाधान था। पहली बार आज पिछले वर्ष जो है लगभग 1 लाख एकड़ से ज्यादा इलाका था जहां पर खेती विरासत मिशन के प्रयास से आग नहीं लगी थी। इस वर्ष ये मामला को थोड़ा और बढ़ने वाला है। ये लगभग हम मोटे मोटे 2 लाख एकड़ तक जाएंगे हम, जहां आग लगने से हम रोक रहे हैं। हमारे अनेक किसान हैं जिन्होंने धान लगाना ही बंद कर दिया, वो धान से बाहर ही चले गए। तो इसके लिए फिर 4-5 समाधान है। पहली बात, धान से बाहर जाना, तो कपास अथवा मिलेट लगाना एक बात। दूसरा, बागवानी में चले जाना, वो भी है। फिर अगर आप धान लगा भी रहे हो तो वो वैरायटीज लगाना जो अर्ली वैरायटीज हो, जो जल्दी कट जाएं और आपको समय मिले गेहूं की बिजाई के लिए। फिर उसकी खाद बनाना, ये एक समाधान है। या मल्चिंग वाली गेहूं खड़ी है तो गेहूं के बीच में उसकी बिजाई कर देना। ऐसे अनेक समाधान है जो अलग अलग जगह फिट बैठते हैं, सब जगह वो एक चलता नहीं है। उनकी जमीन और पानी और बिजाई की समय वगैरह इत्यादि वो सबका अलग अलग है। तो उस कारण से वो उसमें दिक्कत भी आती है। इसमें ये भी आया, इसमें एक और बात भी जो ध्यान में आई वो ये है कि बीच में सरकारें जो है वो लेके आई ये जिसको कहा जाता है वेस्ट डिकम्पोजर भी लेके आए। तो वेस्ट डिकम्पोजर बहुत चला नहीं, चल सकता था पर समय चाहिए। ये दूसरा क्या है कि हमने खेती को इतना फटाफट मतलब मामला बना दिया है कि किसान को भी लगता है कि बहुत जल्दी करें उस समय। और क्योंकि पहले हमने नैरेटिव मशीनें बेचने के चक्कर में, जब हमने ट्रैक्टर बेचने थे, हमने कंबाइंस बेचनी थी, तो हमने कहा था ड्रजरी रिडक्शन। तो ड्रजरी रिडक्शन के चक्कर के बाद से फिर परिश्रम को, मेहनत को लोग ड्रजरी मानते हैं, वो एक तरह का शोषण परक शब्द है, वो मानते हैं। तो फिर उनको लगता है नहीं यार तो काय को करना, तो सरकार भी नहीं कहती। ये हुआ। अब इसमें सब चीजें करते करते ये हुआ कि जो खेती का प्रतिमान, जो खेती का पैराडाइम, एग्रीकल्चर का जो पैराडाइम जो गलत था, वो पैराडाइम मेन स्ट्रीम हो गया। तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो उसके साथ खड़े हो गए कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन ही मान लिया। हमारे साथ तो डिबेट हुई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते थे, उसका मूल्यांकन करते थे, तो उन्होंने कहा था कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है वो आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है। तो मैंने कहा यार ये हरित क्रांति तो माँ नहीं हो सकती, माँ तो बड़ी हिंसा का रूप, माँ तो करुणा में ही होती है, तो बड़ी हिंसा वाला मामला। चलिए वो अलग विषय है सर। तो इंस्टीट्यूशन सारे उसके साथ खड़े हो गए और फिर उसके साथ ही राजनीति आ गई। अब यहाँ जो विचार आता है वो आता है राजनीतिक दलों का, सरकारों का, ब्यूरोक्रेसी का, और जो टेक्नोक्रेट्स है उनका रोल आ जाता है। तो पहले तो क्या है, पॉपुलिस्ट सब चीजें होती हैं, तो कोई भी सरकार जो है वो जोखिम नहीं लेगी कि किसानों को नाराज करने के लिए, जैसे बिजली फ्री दे दी, पानी की कोई मीटिंग नहीं है, कई तरह की सब्सिडी है, तो वो सब किसानों के लिए है उसमें। तो किसान संगठित हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए, और किसान यूनियनें ताकतवर हो गई। इसलिए अब क्या हो गया, आप जब उनको कहते हो कि ये प्रदूषण करते हैं, तो वो कहते हैं प्रदूषण करते हैं तो हमारे कारण थोड़ी ना करते हैं, ये तो इंडस्ट्री के कारण करते हैं, ये तो ट्रांसपोर्ट के कारण करते हैं। मुझे याद है जिस साल आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, वहां दिल्ली के धरने पे लोग बैठे थे, तो तभी हम काम कर रहे थे, आग ना लगे। तो एक किसान आग लगा रहा था, तो जो आग लगा रहा था वो डंडा लेके साइड पे खड़ा था। हम जा रहे थे कहीं, तुमने गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक के उसको सत श्री अकाल बुलाई, नमस्ते की, हाँ जी भाई साहब
अच्छा यार ये आग क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं उमेंद्र दत्त, खेती वाला से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भाई हमने तो मोदी की नाक में धुआं करना है इसलिए आग लगाई है। मैंने कहा यार ये जिला तो बरनाला है और मोदी तो यहाँ से बैठा है 400 किलोमीटर दूर, ये मोदी की नाक में धुआं कैसे जाएगा? ये तो आपकी नाक में तो पहले आ रहा है। आपका गांव कौन सा? वो सामने दिख रहा था। तो ये आपके बच्चों की नाक में तो पहले जाएगा। नहीं सानू नहीं पता, मोदी ने कहा ना, तो हम तो सरकार के खिलाफ है, जो सरकार है नहीं उसके उलट कर रहे। अब ऐसे जब बातें सब चीजें मतलब बन जाती हैं कि मोदी की नाक में धुआं करना तो आग लगानी है, तो फिर संवाद की गुंजाइश नहीं रहती। तो किसान संगठनों ने इस विषय को और जटिल बना दिया। मैं जानता हूं संगरूर जिले के उन गांव में हमारी टीम काम कर रही थी जिन गांव में किसान यूनियन का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। ये जो उग्राहा वाले साहब हैं, ये उग्राहा जी के गांव के आसपास ही हमारे गांव थे जब हम काम कर रहे थे। और उन गांव में हमारी टीम जो है वो नुक्कड़ नाटक कर रही थी। तो हमारी टीम को जैसे उसने कहा कि पराली मत जलाओ, तो ये बैनर उतारो, और नुक्कड़ नाटक की टीम को घेर लिया और कहा भी तो बंद करो, ये नीचे नाटक चलेगा। तो हमारे लोगों ने मिट्टी विट्टी और कुछ और बातचीत कर करा के भागे, जान छुड़ा के वहां से बेचारे। और ये जो नुक्कड़ नाटक की टीम थी तो हमारी भिंडा जिले में भी घेरी। और मुझे याद है नुक्कड़ नाटक की टीम में कुछ लड़कियां भी थी। तो उसका फोन आया कि भाई साहब हमारी गाड़ी घेर ली, अब क्या करना है? तो मैंने कहा तुम आओ बाहर, छोड़ दो, वहां आप क्या करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं कहीं और बैठा हूँ और वहां कौन झगड़ा करेगा उनसे। तो उन्होंने कहा खेती विरासत मिशन है इसलिए हम गाड़ी वापस जाने देते हैं, अगर ये गाड़ी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती, पटवारी की होती, तो खंबे से बांध देते। और ये हुआ, संगरूर जिले में हमारी गाड़ी गई तो हमारी गाड़ी को तोड़ा नहीं उन्होंने, खाली ये बैनर उतारो और चले जाओ यहाँ से, आप खेती विरासत मिशन वाले हो, किसानों के हित चिंतक हो। वो इसी गांव में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाड़ी गई थी, खंबे से बांध दिया उनका जय उठा के उन्होंने, और उनकी गाड़ी को तोड़ ताड़ दिया, बैनर में सब फाड़ फोड़ दिए उसको। क्योंकि किसान यूनियनों के साथ बहुत जगह एक मंच साझा करते हैं बहुत मुद्दों के ऊपर, तो हमसे झगड़ा नहीं किया उन्होंने। तो और हमने अपने कार्यक्रमों में किसान यूनियन के लोगों को स्टेज पे बिठाया भी है, पराली वाले मुद्दे पे भी उनको लाके बिठाया उसने। तो ये इसमें राजनीति का तड़का भी आ गया और इसमें डीलिंग भी ऐसी आ गई। तो किसान को ये जो पराली जलाना, इसको हम क्रिमिनलाइज करेंगे तो वो भी समाधान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, ऐसे जो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को व्यापक बात करनी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को व्यापक बात करनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी का पूरा डिजाइन ही गलत है आपका। आप खाली चलो पराली की बात कर रहे हो, अरे भाई जमीन का पानी 1000 फुट पर चला गया है, ये नीचे का सारा हैवी मेटल जमीन में अब आपकी फूड चेन में आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का सरोकार नहीं है। तो पूरा मॉडल गलत है, इसमें व्यापक चीजें, व्यापक मुद्दे हैं। तो हम किसानों के बीच जा रहे हैं, हम किसानों के बीच जाते हैं और हम किसानों को जो है वो सिखाते हैं कि कैसे कैसे काम क्या करना है। तो हम किसानों के साथ संवाद करते हैं। और खेती विरासत मिशन भारत की पहली संस्था है जिसने कहा दिस इज द इशू ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। और हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कह के यूरोपियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्विट्जरलैंड, उनका एक फर्दर आगे डिपार्टमेंट है, उसको रानास मॉसलर कहते हैं, उनकी भाषा में कुछ है उसमें। तो रानास मॉसलर के साथ मिलकर हमने पंजाब के 4 जिलों के 800 किसानों का बिहेवियर पैटर्न मैप किया था, एक तरह से पहली बात ये। दूसरा, हमने नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, मास्टर यूनिवर्सिटी, उनके साथ मिलकर भी इसी प्रकार से काम किया बिहेवियर और साइकोलॉजी वाले विषय पे। दुर्भाग्य है भारत की कोई, हम बोलते रहे भारत की तो कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्थान हमारे साथ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के मुद्दे पर संपर्क करने आया नहीं। देखिए ये यूरोपियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी वाले आए, ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि एक विदेशी पत्रकार, शायद वो फ्रांस का था, वो मेरी इंटरव्यू था, तो मैंने कहा था जो मैंने आज कहा है आपको कि टेक्निक का मुद्दा नहीं है, ये सभ्यता का मुद्दा है, ये सिविलाइजेशनल इशू है। तो मैंने उसको भी वही कहा और मैंने कहा इट नीड्स एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पर बेस होगा तो समाधान होगा। तो इसको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से मुझे प्रश्न पूछे, मैंने बोला एक डिब्बा बॉक्स कहते हैं, एक बॉक्स आइटम वो छप गया वहां यूरोप में, वो छपा तो वो
ये यूरोपियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंट, शायद जर्मनी का वो था पत्रकार, तो जर्मन में छपा, तो वहां का जो एक साइंटिस्ट था वो जर्मनी का था, तो वो जर्मनी का था, उसने देखा तो फोन आया, उसने मुझे पूछा मिस्टर उमिंदर दूत, तो मैंने कहा आई एम नॉट दूत, आई एम दत्त। तो मैंने कहा अच्छा, तो भाई ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पे आपने कहा, तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो बताइए, तो मेरी जो समझ थी, मैं कौन सा मनोविज्ञान का आदमी था, मैं तो साहित्य, कविता, कहानी, नाटक लिखने वाला आदमी था उस समय, या पत्रकार था। तो मेरी जो समझ थी वो बहुत प्रभावित, उसने कहा नहीं ये बिल्कुल है, तो हम पंजाब आना चाहते हैं। वो आए, यूरोप से टीम पंजाब आई, 3-4 बार वो लोग आए, और बाद में ये जो पहली मैपिंग होगी उसके बाद बड़ा एक वो कार्यक्रम होना था, सर्वे होना था, पर दुर्भाग्य से उसी वर्ष रिपोर्ट आई और वो ये लग गया, ये कोरोना वाला वो लग गया, कर्फ्यू वगैरह, तो सब मामला फिजल आउट हो गया। उसके बाद फिर 2 साल खोला ही नहीं, तो आगे पीछे हो गया वो काम। तो ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी हमारा ये मानना है। तो मैं अनेक किसानों को जानता हूं जिनसे अगर आप बात करो, उनके मन के अंदर एक, उनका मनुष्य, उनका मनोबल अगर ताकतवर कर दो, वो आग नहीं लगाता, और वो जो आग लगाने वाले किसान उनसे झगड़ा करता है। मैं कितने किसान बता सकता हूँ कि किसान यूनियन वाले लोगों ने कहा कि आग लगानी है, तो उसने कहा नहीं, कैसे आग लगानी है, नहीं आग लगाएंगे आप कहीं और करो, तो झगड़ा करता है वो। हमको नहीं, वो किसान ही झगड़ा करता गाँव में, ये भी होता, उसमें होता है। लेकिन ये सब चीजें नकार खाने में तूती वाली बातें रह जाती हैं, ये भी है, क्योंकि पूरी धारा उधर है उस समय। तो इसको जो पूरा समाधान है वो किसान के साथ बात करनी पड़ेगी, किसान को मिट्टी से जोड़ना पड़ेगा, और ये लंबा समय काम करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है, और मुझे नाम लेने में भी दिक्कत नहीं है, नाबार्ड नाम की एक संस्था है, भारत सरकार ने, वो बड़ी ओवररेटेड संस्था है, मैं चाहता हूँ नाबार्ड का कोई अधिकारी सुने तो जरूर समझे, बहुत ज्यादा ओवररेटेड संस्था है वो, उसको मतलब वो, उनकी इतनी क्षमता नहीं है जितना ज्यादा उनको महत्व दे दिया गया है। तो नाबार्ड वालों के पास हम कभी, एक साल आज से कुछ वर्ष पहले हम मार्च के महीने में गए, और उनको जाके कहा कि आप जो है ये पराली वाले मुद्दे पे हम काम करना चाहते हैं, तो हम एक प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं। पर मार्च में आ गए हो, अरे यार ये तो आग लगेगी जाके अक्टूबर में, आप आओ अगस्त सितंबर में आओ। अब मैंने उनको कहा कि आप प्रोजेक्ट तो मत दो, अब आपसे लेते भी नहीं है, क्योंकि आपकी इस समझ के बाहर परे की बात है, ये कहा मैंने, प्रोजेक्ट फाइल वापस पकड़ के, मगर आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये किसान के साथ वर्ष भर तदात्म्य करना पड़ेगा, वर्ष भर उसकी बाजू पकड़नी पड़ेगी, उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि इस मिट्टी के अंदर, जो हम कहते हैं किसानों को पूछते हैं कि बताओ भाई, आपको मालूम है एक मिट्टी चम्मच में कितने करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं? तो कोई कोई किसान बताता है, ठीक है बताते हैं, 100 करोड़ से 500 करोड़ तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और आपकी मिट्टी की सारी ताकत सूक्ष्म जीवाणु है। जब आग लगाते हो तो क्या हाल होता होगा उनका, तो किसानों को समझ में आता है। तो हम उस प्रकार की चीजों से बात करते हैं, और वो वर्ष भर बताना पड़ता है किसान को। उसको मिट्टी माँ है, तो माँ तत्व क्या है मिट्टी में, ये किसान को समझाना पड़ेगा। क्योंकि आपने यूरिया डीएपी डाल डाल के, आपने कीटनाशक डाल डाल के, आपने खासतौर पर कीटनाशकों से ज्यादा खतरनाक है वीडीसाइड, खरपतवार नाशक, वो डलवा डलवा के आपने ऐसी किसान का जो एक कोई कोमल भाव था, श्रद्धा भाव था मिट्टी के प्रति, वो आपने नष्ट करवा दिया पूरे का पूरा उस समय। तो फिर ये उसका एक स्वाभाविक जो रिजल्ट निकलना था। तो इसलिए जो है ये जो सारे विषय है, इस विषय में हमको फसलों का चक्र बदलना, किसान मिलेट्स उगाएं और कपास उगाएं, ये प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो कम से कम पंजाब के 8 जिले हैं जिनमें ये बहुत प्रभावशाली से लागू किया जा सकता है, हरियाणा के 6-7 जिले हैं, और राजस्थान के भी हैं 4-5 जिले। इन जिलों में अगर ये स्थापित किया जाए तो मिलेट्स और कपास ये रिवाइव हो सकते हैं, और ये धान का क्षेत्र वैसे कम हो जाएगा तो बड़ी समस्या कम होगी, एक बात। दूसरा क्या है, ये जो मैंने पहना हुआ, ये हमारे मतलब ऑर्गेनिक कॉटन का पहना हुआ सब कुछ मैंने, हम यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन उगाते हैं। तो अच्छा, हम खेती से क्या क्या, वो आऊंगा जी उस बात पर। तो क्या है कि ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें हम, बड़ा विचित्र मामला होता है, और मैं बहुत बार कहता हूँ सरकार किसी की हो,
ये ना खाली गलतफहमी होती है कि यार ये रंग कुछ मेरे से मिलता जुलता, ये मेरा रंग है तो ये मेरी सरकार है, ये अपनी सरकार है। सरकार सरकार होती है और हर सरकार 10 सिर वाला दशानन होती है। वो रावण हो या ना हो पर 10 सिर होते हैं उसके, और वो कंट्राडिक्टरी बातें करती है आपस में। सरकारें ऐसी चलती हैं भाई, यही होता है उस समय। तो सरकारों पर प्रभाव डालना, दबाव डालना पड़ेगा कि आप एक देश को फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की प्लानिंग भी बनाइए। आप देश को एनवायरमेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, वो बेईमानी है। देखिए आप पंजाब में जितना नीचे, हरियाणा में जितना नीचे पानी पूरे देश में ही हुआ है, तो ये तो आपकी फूड सिक्योरिटी वैसे भी 10-20 साल की कहानी है, इससे ज्यादा वैसे भी कहानी नहीं, फिर क्या करोगे आप? तो ये रास्ता तो वैसे भी वहां लेके नहीं जाता आपको, ये तो बिल्कुल अधर में लटका देगा पकड़ के आपको। तो इसलिए इस पूरे विषय के ऊपर किसान की मानसिकता बदलनी, किसान के साथ वर्ष भर काम करना, उसको मिट्टी से जोड़ना, वो खुद उगाए, अपने खाने के लिए उगाए और वो अपनी खेती के मॉडल को चेंज करे, एक बात। अब 2-3 बातें मैं कह के फिर प्रश्नों पर आ जाएंगे। अब ये खेती की बात है, उन्होंने कहा कि शहरी लोग ज्यादा हैं, पर शहरी भोजन तो करते हैं ना, तो खेती है तो भोजन है, ठीक है ना, तो भोजन तो कहीं और से आएगा नहीं, खेती से आएगा। इसलिए खेती की इतनी बातें सुननी पड़ेगी आपको। देखिए खेती वही होती है जो भोजन देती है, खेती वही होती है जो भोजन देती है, और भोजन वही जो पोषण दे। खेती वही जो भोजन दे, भोजन वही जो पोषण दे या स्वास्थ्य दे। तो ये खेती, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, भैया ये जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण का संतुलन बिठाना पड़ेगा। ये त्रिकोण टूट फूट गया, कोई ऊपर नीचे हो गया, तो ये ठीक मामला बैठता नहीं है। इसलिए आज खेती है पर भोजन नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के किसान अपने लिए भोजन तो मंडियों से लाते हैं ना भाई। गांव में सब्जी अगर दूसरे गांव से जा रही है, या गांव में सब्जी शहर से जा रही है, गांव में चने शहर से जा रहे हैं, गांव में अगर दालें शहर से जा रही है, इसका क्या मतलब है? दालें फिर भी तो समझ में सकती है, सब्जी तक शहर से जाती है, इसका क्या मतलब है? कितने किसान आते हैं जो सब्जी शहर से लेके जाते हैं, तो आपने इनको कहा गेहूं धान उगाओ, बस कहानी खत्म, बाकी कुछ मत उगाओ। तो एक तो हो गया। तो खेती का रिश्ता टूटा भोजन से। तो किसान खेती कर रहा है पर गेहूं धान उठा के मंडी में फेंक रहा है और भोजन शहर से खरीद के लाता है। अब ये भोजन है, ये केमिकल आधारित है, रसायन आधारित है। रसायन आधारित है जिसमें पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। तो फिर न्यूट्रिशन लेने के लिए कहा जाते हैं, वो केमिस्ट शॉप पे जाते हैं। तो आज केमिस्ट शॉप्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्या बिकता है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बिकते हैं। क्षमा कीजिएगा, एक आधी चीज भलती भी कहनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर बिकता है तो वो सेक्स स्टिमुलेटर्स बिकते हैं उस समय। तो ये तमाम जो चीजें हैं, खेती, भोजन, स्वास्थ्य, ये जो त्रिकोण टूटा, उस कारण से क्या हुआ, हम उसकी संक्षेप में चर्चा करते हैं। उसका ये हुआ, पंजाब कैंसर का क्षेत्र बना, ढेर सारा कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण वो स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया आपका। 120 मिलियन की एवरेज वाला स्पर्म काउंट वो क्या आपका 20 मिलियन रह गया। ये मिसकैरेजेस, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस वो बहुत हो गए। हमारी बच्चियों के अंदर बहुत जल्दी मासिक धर्म शुरू हो गया और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। लड़कों के अंदर बहुत तरह की और बीमारियां शुरू हुई। फिर जिसको कहना चाहिए कि एक तरह से जो टॉक्सिसिटी के कारण जो बीमारियां हैं, फिर चाहे वो टॉक्सिसिटी जब होती है तो उसके कारण से, चाहे वो थायराइड का मुद्दा है, चाहे वो और तरह के जो इम्यून सिस्टम कोलैप्स की चीजें हैं, उस कारण से हुआ। तो ये टॉक्सिसिटी आपके फूड चेन में घुस गई है सारी की सारी। तो ये पूरे का पूरा एक व्यापक मॉडल को बदलने की बात करनी पड़ेगी। पराली के बहाने हमको बड़े मॉडल की चर्चा खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े मॉडल की गलती के कारण ही पराली का मुद्दा आया है। अंत में मैं ये कहूंगा कि ये खेती का जो मॉडल है, ये ऐसा मॉडल है धरती को मार रहा है। देखिए धरती के 2 ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में पोलर बियर, साउथ पोल में पेंगुइन। तो वो तो
100 डिग्री माइनस में, 80 डिग्री माइनस में भी रहने वाले जीव जंतु हैं। आज अगर उनकी आबादी को खतरा हो गया है शिकार के कारण नहीं, टॉक्सिसिटी के कारण, कि अगर आज मादा पोलर बियर, फीमेल पोलर बियर के मिसकैरेजेस हो रहे हैं टॉक्सिसिटी के कारण, पेंगुइन की कॉलोनी कोलैप्स हो रही है टॉक्सिसिटी के कारण, तो ये विचार की बात है कि आपने तो कहा था, और वहां क्या उनके खून में पाया जा रहा है, वहां डीडीटी पहुंची हुई है, ठीक है ना, वहां पेस्टिसाइड्स हैं कई तरह के। तो आपने तो पेस्टिसाइड या डीडीटी कहाँ इस्तेमाल की थी? वो यूरोप, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वहां इस्तेमाल की थी कीड़े मारने के लिए या मच्छर मारने के लिए। मच्छर कीड़े कितने मरे पता नहीं, पर जहां दूर दूर तो खेती नहीं होती वहां से तक वो सब चला गया, क्योंकि धरती एक है और जो टॉक्सिन्स है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी वीजा, परमिट, टिकट की आवश्यकता नहीं होती, इनको कोई हवाई जहाज या कार नहीं चाहिए, ये चले जाते हैं। हम कहते हैं टॉक्सिसिटी एनीवेयर इन द इकोसिस्टम इज टॉक्सिसिटी एवरीवेयर इन द इकोसिस्टम। तो ये व्यापक मानवता का प्रश्न है। पराली की बात पर समाप्त करके मैं कहूंगा, हमें धान से बाहर जाना है, और जब तक धान है तब तक किसान को वर्ष भर के लिए उसको अपने साथ जोड़ना और वो मशीनें देना जो मशीनें मल्चिंग वाली गेहूं की बिजाई में सहायता करें। ये सरफेस सीडर यूनिवर्सिटी वाले लेके आए, कितना सफल है पता नहीं, पर एक स्प्रेडर मल्चर सीडर करके एक मशीन भी है, वो लाई जा सकती है। और मैं ये भी कहूंगा इसमें भी राजनीति है। ये स्प्रेडर मल्चर सीडर वाला जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये उसको मान्यता नहीं मिलती, उसमें भी कई तरह के लोचे हैं। तो ये एक व्यापक विषय है, इस पर मॉडल पर चर्चा करना एक तरफ, खेती के मॉडल पर एक तरफ चर्चा करना, या फूड सिक्योरिटी के मॉडल पे खड़े बातचीत करनी, उसका करना दो, किसान को वर्ष भर हैंड होल्डिंग करवानी दो, तीसरी बात ये जो है ये जो किसान है इसको जो गेहूं इसके साथ मल्चिंग के साथ बिजाई करना चाहता है या समाधान करना चाहता है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको जो है प्रोवाइड करना सहायता। तो ये एक मल्टी प्रोंग, इमीडिएट कुछ काम करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। ये तमाम तरह के दखल देने पड़ेंगे, तमाम तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, उससे समाधान होगा। हम जाते थे बता दूं, हम किसानों के बीच एक चेतना यात्रा निकालते हैं। हम किसानों को जाके खेतों में सम्मान करते हैं उनके। वैसे तो पीपीटी हमारा बना हुआ है, पर मुझे लगता है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उनको हम उनके खेत में जाके हम गुरु नानक देव की फोटो लेके पहले अरदास करते हैं, तो वो किसान को इमोशनली हम उससे अटैच करते हैं, उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जगाते हैं मिट्टी के प्रति, तो फिर वो आग नहीं लगाता, फिर वो हमारा ही व्यक्ति बन के खेत में खड़ा रहता है। तो ऐसे तमाम तरह के प्रयास मिलकर करने पड़ेंगे। तो जरा जिनकी जिज्ञासाएं हैं तो वो हम देख लेते हैं, लोगों की जिज्ञासाएं।